Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 24th May 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about punishment drill started by China around Taiwan. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो इस आर्टिकल को समझने के लिए थोड़ी सी हमें हिस्ट्री देखनी होगी चाइना की। देखिए जो मॉडर्न या करंट पॉलिटिकल सिस्टम है चाइना का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वहाँ रूल करती है, सिंगल पार्टी रूल है वहाँ पे। दैट केम इनटू बीइंग इन 1949। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का रूल आने से पहले लगभग 22 साल 1927 से लेकर के 1949 तक चाइना के अंदर सिविल वॉर चला, मतलब इंटरनल कन्फ्लिक्ट चले बिटवीन मेन टू पार्टीज। उसके पहले चाइना भी कॉलोनाइज था भारत की तरह ही, बट इंडिया के अंदर सिर्फ एक कॉलोनियल पावर था, ब्रिटिशर्स, जबकि चाइना के अंदर 4 या 5 कॉलोनियल पावर्स थे हु हैड डिवाइडेड चाइना इनटू डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। तो चाइना की हिस्ट्री कभी और देखेंगे कैसे वो कॉलोनाइज्ड हुआ एंड ऑल। बट मुद्दा यह है कि आप 1927 से लेकर के 1949 तक, व्हेन कॉलोनियल पावर्स स्टार्टेड टू विड्रॉ आउट ऑफ चाइना, when power started to come to the hands of the local people of China, तो चाइना के लोकल जो लोग हैं उनके बीच में एक डिवीजन देखा गया एंड दैट लेड टू अ सिविल वॉर। ये सिविल वॉर 22 सालों तक चला और इसमें मेनली दो पार्टीज थी जो आपस में कन्फ्लिक्ट कर रही थी और उनके सपोर्टर्स आपस में लड़ रहे थे। एक थी क्यूमिनतांग और दूसरी थी कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माओ जेदांग और क्यूमिनतांग के लीडर चियांग की सेक। दोनों पार्टी और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनका एजेंडा अलग अलग था। जिस तरीके का वो देश बनाना चाहते थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसको लेकर के दोनों का व्यू पॉइंट अलग अलग था। ये जो क्यूमिंग तांग पार्टी थी, लीडर चियांग की सेक, दे वांटेड टू स्टैब्लिश अ लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम जैसे यूएस में है या भारत में है, एंड दे वांटेड टू कॉल चाइना अ रिपब्लिक ऑफ चाइना। जबकि वहीं जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसके लीडर माओ जेदांग, दे वांटेड टू स्टैब्लिश कम्युनिज्म इन चाइना। So their understanding about democracy is also different. They wanted to establish single party rule and they wanted to call China a People's Republic of China. तो ये दो मेन पार्टीज और उनके जो कैडर्स हैं ग्राउंड लेवल पे, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है 22 सालों तक, सिविल वॉर। दिस सिविल वॉर एंडेड इन फेवर ऑफ माओ जेदांग एंड इट्स सपोर्टर्स, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना विनर हुई और 1 अक्टूबर 1949 को फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने फुल फ्लेजेड कंट्रोल जमा लिया ऑन द चाइनाज मेनलैंड। जबकि जो चियांग की सेक और उनके सपोर्टर्स हैं, उन्होंने ये ताइवान स्ट्रेट को क्रॉस करके यहाँ पे एक आइलैंड है, फार्मोसा आइलैंड, वहां जाकर के शेल्टर लिया और फार्मोसा आइलैंड पे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इस तरीके से माओ जेदांग और उनके सपोर्टर्स ये मेनलैंड चाइना पे उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल जमा लिया, जबकि चियांग की सेक के सपोर्टर्स आ गए यहाँ फार्मोसा आइलैंड पे और वहां पे उन्होंने स्टैब्लिश किया रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको आज के डेट में ताइवान नाम से भी जानते हैं। अब दोनों ही क्लेम करते हैं कि दे आर रियल चाइना। ये चाइना जिसको हम लोग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसका पूरा नाम है, वो कहता है वी आर द रियल चाइना एंड दिस ताइवान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ चाइना ओनली एंड समडे दे विल सबज्यूम दिस ताइवान एज पार्ट ऑफ चाइना। जबकि ये जो ताइवान है ये अपने आप को कहता है रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड इट रिकॉग्नाइजेज इटसेल्फ आज रियल चाइना। अभी देखा जाए तो दुनिया के ज्यादातर देश ये जो मेनलैंड वाला चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसी को रियल चाइना की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। दुनिया के ज्यादातर देश वन चाइना प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि बस एक ही चाइना है और ताइवान को एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कंट्री की तरह आइडेंटिफाई नहीं करते। ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है या ताइवान है, इसको दुनिया के सिर्फ 12 देश आइडेंटिफाई करते हैं आज आप इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री, और वो 12 देश इसके साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखते हैं। बट ज़्यादातर उसमें से काफ़ी छोटे डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे पलाऊ, ग्वाटेमाला एंड ऑल। नो मेजर कंट्री इन द वर्ल्ड रिकॉग्नाइजेस ताइवान एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट। क्यों ऐसा है? क्यों हम लोग दोनों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली कि ठीक है हमारे लिए दोनों इंडिपेंडेंट स्टेट है? ऐसा इसलिए नहीं कर सकते
क्योंकि चाइना फॉलो करता है वन चाइना प्रिंसिपल। एंड एज पर वन चाइना प्रिंसिपल, चाइना का कहना है कि आपको बस एक ही चाइना आइडेंटिफाई करनी है। इफ यू वांट टू मेंटेन टाइज विथ अस, यू मस्ट subscribe to the concept of one China principle, that there is just one China। तो अब दुनिया के सारे देशों के पास आज पर दिस वन चाइना प्रिंसिपल फॉलोड बाय चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, एक ही ऑप्शन है। या तो आप इसको आइडेंटिफाई करें एज रियल चाइना या ताइवान को आइडेंटिफाई करें एज रियल चाइना। तो नो डाउट चाइना इज अ बिगर कंट्री एज फार एज इट्स इकोनॉमी इज कंसर्न या मिलिट्री माइट इज कंसर्न। सो दुनिया के ज्यादातर देश इस पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही रियल चाइना की तरह आइडेंटिफाई करते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया एंड यूएस। अमेरिका की अगर बात की जाए तो 1979 में अमेरिका ने फॉलो करना शुरू कर दिया वन चाइना पॉलिसी, जिसके अंतर्गत अमेरिका ने अडॉप्ट किया कि चाइना, दिस पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज द रियल चाइना। एंड सिंस देन अमेरिका डज नॉट मेंटेन एनी ऑफिशियल या फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान। सेम इज स्टोरी विद इंडिया एज वेल। और आगे हम देखेंगे कि इंडिया का क्या स्टैंड है ताइवान को लेकर के। अब जरा करंट डेवलपमेंट देखते हैं। देखिए, ताइवान अभी भी एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कंट्री की तरह अपने आप को सस्टेन कर रहा है। वो बात अलग है कि दुनिया के ज्यादातर देश इसको एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कंट्री की तरह नहीं मानते। अब हुआ क्या है कि ताइवान के अंदर हाल फिलहाल में इलेक्शंस हुए और वहां पे एक नए प्रेसिडेंट चुन के आए हैं, लाई चिंग ते। ये लाई चिंग ते जो है, ये अपने एंटी चाइना स्टैंड के लिए जाने जाते हैं और ये हमेशा ही इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गए, जो अब वो बन चुके हैं, तो फिर ताइवान को पूरी तरह से ऑटोनोमस वो करवाएंगे और पूरे दुनिया भर के देशों को कन्विंस करेंगे टू रिकॉग्नाइज ताइवान एज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस सोवरेन कंट्री। तो सरल भाषा में आप कह सकते हैं कि लाई चिंग ते जो है वो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी फॉलो करते हैं, चाइना की भाषा में कहें तो। वो ताइवान को एक अलग इंडिपेंडेंट देश डिक्लेयर करवाना चाहते हैं और अभी के टाइम में लोकल इलेक्शंस में ताइवान ने उनको प्रेसिडेंट की तरह चुना भी है। बस समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं। बट जिस तरीके से भारत के लिए पीओके वाला एरिया है तो हमारा ही, लेकिन अभी वहां पे पाकिस्तान का कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, वहां पे इलेक्शंस वगैरह भी करवाता है पाकिस्तान। वैसे ही आप कह सकते हैं कि चाइना वैसे ही देखता है ताइवान को, जैसे हमारे लिए पीओके वाला एरिया है, कि है अभी नहीं हमारे कंट्रोल में, दिस इज करेंटली नॉट इन अंडर आर पोजीशन और कंट्रोल, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल हैव कंट्रोल ओवर इट। यही तो भारत की स्टैंड है पीओके को लेकर के। तो वैसा ही चाइना का भी स्टैंड है। चाइना वाउस ताइवान्स री यूनिफिकेशन। सी जिनपिंग कई दफा कह चुके हैं कि हम लोग ताइवान को आज नहीं तो कल अपने साथ री यूनिफाई कर ही लेंगे। अब हुआ क्या है कि ताइवान के अंदर एक सेपरेटिस्ट, जो थोड़े से वोकल एंटी चाइना सेंटिमेंट रखने वाले लीडर प्रेसिडेंट बनकर के आए हैं। तो जैसे ही इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं, तो कहीं ना कहीं चाइना को समझ आ गया कि ताइवान के लोग भी जब इस तरह के प्रेसिडेंट को चुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चाइना का कंट्रोल नहीं चाहते हैं ताइवान के ऊपर। तो इसके जवाब में चाइना ने लॉन्च किया, चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसने एक बड़ा ड्रिल लॉन्च किया इन द पैसिफिक रीजन अराउंड साउथ चाइना सी। और ताइवान के कोस्ट के अलॉन्ग चाइना ने एक मिलिट्री ड्रिल लॉन्च किया है जिसका नाम है पनिशमेंट ड्रिल्स। अभी पनिशमेंट ड्रिल्स के अंतर्गत चाइना क्या कर रहा है, चाइना के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, नेवी हैं, वो ताइवान के अराउंड अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं। दे आर टेस्टिंग देयर एबिलिटी टू जॉइंटली सीज द पावर एंड लॉन्च जॉइंट अटैक्स एंड ऑक्यूपाई की एरियाज अलोंग ताइवान। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि चाइना कोशिश कर रहा है कि वो अपनी पोजीशनिंग को स्ट्रॉन्ग करे अलोंग द कोस्ट ऑफ ताइवान और फिर फॉलो करे ब्लॉकेड स्ट्रेटजी। ब्लॉकेड स्ट्रेटजी मतलब ताइवान तक कुछ भी पहुंचने ही ना दे। इस तरीके से चाइना के जो मिलिट्री शिप्स होंगे, नेवल शिप्स होंगे, वो ताइवान के अराउंड सर्कुलेशन करेंगे और ब्लॉकेड करेंगे, किसी भी एसेंशियल सप्लाई को पहुंचने नहीं देंगे ताइवान तक। ये भी स्ट्रेटजी हो सकती है अंडर पनिशमेंट ड्रिल। अभी तो पनिशमेंट ड्रिल शॉर्ट टर्म के लिए स्टार्ट हुआ है, बट देयर आर ओपिनियन कि चाइना विल ट्राई टू इनसर्कल ताइवान एंड ब्लॉकेड एनी
supply, essential supply to Taiwan in order to force Taiwan for surrender and reunify with China। तो देखते हैं ये पनिशमेंट ड्रिल का क्या आउटकम निकल करके आता है। जैसा कि भारत की हमने चर्चा की थी कि इंडिया डज नॉट मेंटेन एनी ऑफिशियल डिप्लोमेटिक टाइज विथ ताइवान, लेकिन हाँ हमारे इकोनॉमिक और कॉमर्शियल कॉन्टैक्ट्स हैं। जैसे ट्रेड करते हैं हम ताइवान के साथ, कुछ कल्चरल सेंटर्स ताइवान में हमने खोला है, ताइवान ने हमारे यहाँ भी खोला है। सेम इज स्टोरी विथ द यूएस। यूएस ऑल्सो डज नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ताइवान। इनफैक्ट यूएस ने 1979 में एक सेल्फ डिक्लेरेशन किया था एक्सेप्टिंग वन चाइना प्रिंसिपल। वो दौर था कोल्ड वॉर का, और यूएस चाहता था कि चाइना कोल्ड वॉर में यूएस के साथ अलाइंड हो जाए। तो इन ऑर्डर टू अपीज चाइना, इन ऑर्डर टू काउंटर यूएसएसआर, यूएस अडॉप्टेड दिस वन चाइना प्रिंसिपल। भारत भी वन चाइना प्रिंसिपल को मानता है और इसलिए भारत ने अभी तक कोई डिप्लोमेटिक टाइज नहीं रखे ताइवान के साथ। लेकिन टाइम एंड अगेन ऐसे डिमांड उठते हैं कि भारत को कम से कम ताइवान कार्ड तो खेलना ही चाहिए। मतलब ताइवान के साथ थोड़े से संबंध अच्छे तो करने ही चाहिए, पूरी तरह से डिप्लोमेटिक टाइज अगर ना स्टैब्लिश करें तो भी। ये इस तरीके का सजेशन आया शशि थरूर की तरफ से। शशि थरूर इज ऑल्सो नोन एज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ आईआर। वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहे हैं ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ड्यूरिंग यूपीए रेजिम। तो उनका कहना है कि देखिए, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना के कासगर रीजन से कनेक्ट करता है ग्वादार पोर्ट ऑफ पाकिस्तान थ्रू अ सीरीज ऑफ रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अगर आप ध्यान से देखें तो इट मूव्स वाया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये रोड बनाते वक्त जो पीओके वाला एरिया है तो भारत का एरिया ही, लेकिन चाइना ने भारत से परमिशन लिया नहीं, भारत को कॉन्फिडेंस में लिया नहीं, और ये रोड बना दिया। तो कहीं ना कहीं चाइना ने इंडिया की सोवरेनिटी को चैलेंज किया है वाइल मेकिंग दिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मूविंग थ्रू पीओके रीजन। तो जब चाइना हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है पीओके वाले एरिया में, तो क्यों ना हम भी थोड़ा बहुत ताइवान कार्ड खेलें। सीधा सीधा डिप्लोमेटिक टाइज अगर स्टैब्लिश करेंगे तब तो चाइना काफी ज्यादा बेलिजरेंट हो सकता है, हॉस्टाइल हो सकता है, एग्रेसिव हो सकता है, लेकिन थोड़े बहुत तो रिलेशनशिप को मजबूत किए ही जा सकते हैं, चाहे ताइवान कार्ड खेला ही जा सकता है। तो मोर और लेस इंडिया इस डायरेक्शन में काम कर भी रहा है। इसी 2023 में, पिछले साल, इंडिया अलाउड पेपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर टू बी ओपन इन मुंबई। तो ताइवान ने इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर खोला मुंबई में। भारत ने एक मंदिर इनॉग्रेट किया, हिंदू टेम्पल। उस मंदिर का नाम है सबका मंदिर इन ताइवान। तो कहीं ना कहीं कल्चरल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस को हम मजबूत कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली हम लोग भी ताइवान कार्ड खेल रहे हैं कि अगर तुम पीओके वाले एरिया में हमारी सोवरेनिटी को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तो फिर हम भी तुम्हारी सोवरेनिटी को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ओवर ताइवान। इस तरीके का कार्ड हम लोग तिब्बत को लेकर के भी खेल सकते हैं। अब इस टॉपिक के बेसिस पे ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ताइवान इज फेसिंग अ थ्रेट फ्रॉम चाइना। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एग्जामिन इंडियाज पोजीशन इन चाइना ताइवान टेंशन एंड व्हाट स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इंडिया कैन मेक आउट ऑफ इट। कई सारी बातें हैं। पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दीजिए, दोनों देशों के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट चल रहा है। बता दीजिए कि पीआरसी आरओसी है कौन मैप की मदद से। फिर बताइए चाइना की वन चाइना पॉलिसी एंड हाउ चाइना वाउज टू रीयूनिफाई इटसेल्फ विद ताइवान। हाल फिलहाल के इश्यूज बता दीजिए कि एक सेपरेटिस्ट लीडर इलेक्ट हुए हैं ताइवान में, इस कारण से चाइना ने लॉन्च किया है पनिशमेंट ड्रिल विद द पॉसिबल गोल ऑफ ब्लॉकेडिंग ताइवान। फिर भारत का स्टैंड बता दीजिए, इंडिया डज नॉट मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद ताइवान, लेकिन हमारे इकोनॉमिक और कल्चरल लिंक्स हैं। हाल फिलहाल में इंडिया ने कल्चरल लिंक्स को थोड़ा और स्ट्रेंथन किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना के जो एक्शंस हैं पीओके वाले एरिया में, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले ताइवान कार्ड एज सजेस्टेड बाय फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री शशि थरूर साहब। ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। देखिए, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड टॉपिक पे चर्चा हुई थी इसी महीने के 9 मई को, बट वहां पे काफी डिटेल्ड चर्चा हो रही थी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइना, मलक्कन डायलेमा एंड ऑल। वहां पे पासिंग रेफरेंस में आया द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड।
लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है सीधा सीधा इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के ऊपर इंडियन एक्सप्रेस में। तो अब हम लोग इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि इस पे मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि इस पे अब डिटेल्ड में मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा शुरू हो गई है। उस टाइम में उसका पासिंग रेफरेंस दिया था मैंने, अभी इस पे एक बार फिर से देखेंगे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को, और फिर इसके बेसिस पे एक मेंस का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड आप इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से कह दीजिए या इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से कह दीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड? देखिए, थिएटर जो होता है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में या इंटरनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है एक ज्योग्राफिकल एरिया को, एक पर्टिकुलर एरिया को कह दिया जाता है थिएटर, जहां पे अगर इन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के यूनिट्स आपस में कोऑर्डिनेट करके फंक्शन कर रहे हो तो फिर उस एरिया को कहा जा सकता है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का जो कॉन्सेप्ट है, इट इनविसाइजेस अ यूनिफाइड कमांड ऑफ द थ्री सर्विसेज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स फॉर ए ज्योग्राफिकल एरिया या थिएटर। तो as per this concept, Indian Army, Indian Navy, and Air Force will operate jointly in a specific area in order to uh, maintain law and order in that area in a situation of war or any kind of limited conflict. तो मुद्दा यह है कि या तो फुल फ्लेजेड वॉर हो जाए या फिर कोई छोटा मोटा कन्फ्लिक्ट हो किसी एरिया में, बट उस एरिया में अगर इंडियन आर्मी, एयर फोर्स और नेवी ज्वाइंट तरीके से ऑपरेट करें तो फिर हम लोग उसको कहेंगे कि वहां पे वी आर फॉलोइंग इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। अभी भारत के अंदर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड फॉलो नहीं होता है। हम लोग देखेंगे कि इंडियन एयरफोर्स के एरियाज अलग हैं, नेवी के अलग हैं और आर्मी के अलग हैं मोस्टली। लेकिन भारत चाहता है कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड सिस्टम लाया जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल मेजर मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड लाइक यूएस, चाइना, फ्रांस, दे हैव इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। भारत के अंदर इंडिया थिएटर कमांड वुड नॉट फॉलो एनी ग्लोबल मिलिट्री मॉडल, जो इस तरह का हमारा टारगेट है। हमारा अपना यूनिक स्ट्रैटेजी होगा। और क्यों जरूरी है? सो दैट वी कैन काउंटर द hostile countries like China and Pakistan on the two fronts in effective manner। तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की शुरुआत हो गई थी 2019 में ही, जब भारत ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एक पोस्ट बनाया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हेड्स इंडियन एयरफोर्स, आर्मी एंड इंडियन नेवी इन ज्वाइंट फैशन एंड रिपोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये है लाइन ऑफ कमांड, जिसमें बना दिया गया चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, सीडीएस। और पहले भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने जनरल बिपिन रावत साहब। फिर उनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुई, उसके बाद अनिल चौहान साहब बने दूसरे भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो सीडीएस बनाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया, एक अलग से डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया, डीएमए। और इसके साथ ही इंडिया ने शुरुआत कर दी द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। लेकिन मौजूदा टाइम में अगर देखा जाए अभी तक, तो भारत के अंदर टोटल 17 कमांड हैं ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, 7 ईच ऑफ आर्मी एंड एयरफोर्स, कि ये एरिया एयरफोर्स देख रही है, ये एरिया आर्मी देख रही है। देखिए, अलग अलग साइन दिए हुए हैं। तो नेवी का ये साइन है, एयरफोर्स का ये साइन है, आर्मी का ये साइन है। तो फॉर एग्जांपल, ये पूरा एरिया जो है सदर्न कमांड पुणे के आसपास का, वो आर्मी का थिएटर कहा जाएगा, आर्मी का थिएटर कहा जाएगा। वेस्टर्न कमांड नेवी का, एयरफोर्स का थिएटर कहा जाएगा। ये इस तरह के जो साइन है तो वो नेवी का थिएटर एरिया कहा जाएगा, मतलब वहां पे नेवी फंक्शनल है। तो अभी के टाइम में वी हैव 17 कमांड्स, 7 ईच फॉर आर्मी एंड एयरफोर्स, 3 फॉर नेवी। लेकिन जब इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बना दिया जाएगा तो किसी भी एरिया में तीनों आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल्स रहेंगे एंड दे विल बी हेडेड बाय अ 4 स्टार रैंक मिलिट्री ऑफिसर, जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स को डायरेक्शंस देंगे, गाइड करेंगे। मौजूदा टाइम में ट्राई सर्विसेज कमांड यानी कि ज्वाइंट थिएटर कमांड बस दो जगह देखा जाता है। एक अंडमान निकोबार में। अब देखो, अंडमान निकोबार में इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही मौजूद है। इट इज ए ट्राई सर्विस कमांड। और दूसरा स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड, एसएफसी, स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड, वो फोर्सेस हैं जिनके पास पावर है न्यूक्लियर वेपन
को डिलीवर करने का, ऑपरेशनलाइज करने का। तो एसएफसी का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था इन द न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 8 अप्रैल 2024, यानी कि पिछले महीने ही डिस्कस किया था, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं ला रहा हूँ। बट एसएफसी को अगर आप देखोगे तो वहां पे ज्वाइंट एक्शन का सिस्टम बना हुआ है, जहां पे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी मिल करके फिर ऑपरेशनलाइज करती है द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो एसएफसी और अंडमान निकोबार में इंडिया का ज्वाइंट कमांड है। उसके अलावा 17 अलग अलग इंडिपेंडेंट कमांड है। और विथ टाइम इंडिया वांट्स टू हैव एन इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड से फायदा क्या होगा? कोहेसन, तीनों आर्म फोर्सेस के बीच में तालमेल बेहतर होगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, राशनलाइजेशन ऑफ मैन पावर। अभी एक ही काम के लिए कभी, मतलब जब भी कोई मान लीजिए कि इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होती है, कोई वॉर या कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन अराइज होता है, तो आर्मी अपने तरीके से उसको डील करती है, एयरफोर्स अपने तरीके से डील करता है, तो क्या होता है, वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड से rationalization of manpower, better utilization of resources, army, navy and air force can use infrastructure and logistics of each other in interoperable manner. We will be better prepared to tackle the two hostile fronts, Pakistan and China, from two sides. तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का। अभी हमारे देश में लागू नहीं हुआ है, लेकिन विथ टाइम इट विल गेट इम्प्लीमेंटेड। इस पे ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है, इसलिए मुझे लगता है कि अब इस पे मेंस में चांस सवाल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेतकर कमेटी बनाई गई थी ऑन मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, उसने भी बात की है अबाउट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। तो सेकेतकर कमेटी के हिसाब से भारत का जो भी एरिया है उसको 3 इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड में बांटा जाना चाहिए। वेस्टर्न थी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, नदर्न इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। वेस्टर्न इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर होना चाहिए न्यू दिल्ली में, नदर्न इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर होना चाहिए कोलकाता में, और फिर होना चाहिए सदर्न थिएटर कमांड। सदर्न थिएटर कमांड को 2 सब कमांड में डिवाइड किया जा सकता है, साउथ वेस्टर्न थिएटर कमांड जिसका हेडक्वार्टर हो मुंबई में, साउथ ईस्टर्न थिएटर कमांड जिसका हेडक्वार्टर हो वाइजैक में। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस तरीके का मेंस में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है अबाउट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की, इसके क्या फायदे, क्या चैलेंजेस एंड ऑल। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, जरूरत पड़े तो हिंट्स भी पढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ब्रेन ईटिंग अमीबा। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, हाल फिलहाल में हुआ क्या है कि एक 5 साल की बच्ची की डेथ हुई है इन केरला बिकॉज ऑफ डिजीज जिसका नाम है प्राइमरी अमीबा मेनिंजेसेप्टेलाइटिस, PAM। ये जो प्राइमरी अमीबिक मेनिंजेसेप्टेलाइटिस है, ये काफी रेयर डिजीज है, बहुत कम लोगों में देखा जाता है। पूरे दुनिया भर में 300 से 400 लोग अभी तक इसके शिकार हुए हैं। लेकिन अगर ये बीमारी किसी को होती है तो उसमें फर्टिलिटी रेट 95 टू 97% है, यानी कि बचने के चांसेस काफी कम है। PAM, प्राइमरी अमीबिक मेनिंजेसेप्टेलाइटिस, ये होता क्यों है? इट हैपेंस, दिस इन्फेक्शन हैपेंस बिकॉज ऑफ एन अमीबा जिसका नाम है नाइगलेरी फाउलेरी। ये अमीबा को कहा जाता है ब्रेन ईटिंग अमीबा। नाइगलेरिया फाउलेरी इज अ ब्रेन ईटिंग अमीबा। अमीबा वैसे भी आपको पता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, ये समहाउ हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है। ये नॉर्मली इट इज फाउंड इन सॉइल या वार्म फ्रेश वाटर, and through different organs, nostrils or mouth, it enters into our body and then it reaches our brain, and then it starts eating our brain, infecting the human's brain. It enters human body through the nose and then travels up to the brain. People get infected when they clean their nostrils with contaminated water. तो गंदे पानी से जहाँ पे इस तरीके के नाइगलेरिया फॉलेरी नाम का अमीबा है, उससे अगर आप अपने नॉस्ट्रिल्स को क्लीन करेंगे तो ब्रेन ईटिंग अमीबा होने के चांसेस हैं। इसका कोई खास ट्रीटमेंट अभी तक साइंटिस्ट ढूंढ नहीं पाए हैं, और इसके अंदर फर्टिलिटी रेट मैंने आपको बताया 95 टू 97% है, बट फॉर्चुनेटली अभी तक ये काफी रेयर है। बट इफ इट स्टार्ट स्प्रेडिंग एट ए फास्टर पेस देन देयर विल बी बिगर चैलेंजेस। अभी भारत के अंदर ज्यादातर इसको केरला के अंदर ही इसके प्रेवलेंस देखे गए हैं। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पैम डिजीज
प्राइमरी अमीबिक मेनिंजेसेप्टिलाइटिस हैपेंस बिकॉज ऑफ ब्रेन ईटिंग अमीबा जिसका नाम है Naegleria fowleri, found in soil and freshwater body. It's relatively warm freshwater body. Through nostrils, it enters into our brain and starts infecting our brain. Fertility rate is quite high. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट साधना गृह ऑफ लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी पता है आप साहित्य के इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेरी साइंसेस इन असम ही इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर. तो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी वो अपने जीवन का अच्छा खासा समय उन्होंने बिताया उड़ीसा में, इन द संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा. वहां पे एक घर है जो इसको अभी भी मेंटेन किया जा रहा है बाय इंटैक्ट. ये वो घर है, बेजबरुआ हाउस ऑफ संबलपुर. इसको अब हेरिटेज हाउस डिक्लेयर कर दिया गया है. यहाँ पे लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी ने लगभग अपने जीवन का 20 साल बिताए, 1970 से लेकर के 1937. ही स्टेड देयर इन उड़ीसा फॉर अ टिम्बर बिजनेस दैट ही स्टार्टेड इन 1895. तो इस घर में वो रहते थे. एंड नाउ दिस हाउस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए हेरिटेज स्ट्रक्चर एंड इज बीइंग रिस्टोर्ड बाय इंटैक. दिस हाउस इज इन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा एज आई टोल्ड यू ऑन द बैंक्स ऑफ महानदी रिवर. हाल फिलहाल में न्यूज में इसलिए आया क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्व शर्मा साहब इज ऑन विजिट उड़ीसा. वहां पे वो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी के संबलपुर वाले घर में गए और वहां पे उन्होंने फिर इनके बारे में चर्चा की, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में चर्चा की. बट आपसे प्रीलिम्स में ऐसा पूछा जा सकता है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी के हेरिटेज हाउस के बारे में, कहाँ है वो, क्यों वो वहां रहे, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है. लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी के बारे में वैसे तो चिन्मय सर आपको अच्छे से पढ़ाते ही हैं, बट ब्रीफ में यहाँ देख लेते हैं. ग्रेट नॉवेलिस्ट, राइटर एंड पोएट ऑफ असमीज लिटरेचर, born on 14th October in 1864, Nagaon. And he regularly wrote humorous columns. तो हास्य कविताएं, हास्य जो गद्य प्रोजेस हैं वो ज्यादा लिखते थे. He died on 26th March 1938. इस दिन को आसाम साहित्य सभा ऑब्जर्व करता है साहित्य दिवस इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी. He is honored with the title of Rokhoraj, means the king of humor in Assamese literature, by Assam Sahitya Sabha. आसाम का जो स्टेट एंथम है वो मोर ओपनर देश, दैट वाज आल्सो पेन्ड बाय लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. लुम्बिनी, बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा. बोध गया, निर्वाणा अटेंड बाय बुद्धा. कुशीनगर, निर्वाण बाय बुद्धा. एंड सारनाथ इज फर्स्ट सरमन. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. कर्मन लाइन से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं. यूके सिन्हा committee was for studying the problem of MSME. All the three are correctly matched. That's all from our side for today. Thanks for watching.